विकास संवाद का मेरा और एस कई बार कहने और फिर मान जाने और ना आने के अपराध को उसमें काफी सचिन से कह रहा था कि ऐसा हुआ कि हम बात हुई तो मैं ही नहीं आ पाया, तो ये मेरी गलती भी है। और इस विषय के बारे में एक छोटी सी एक आउटलाइन जैसी बात है, और उसके बीच में अगर हम कोई भी चाहें तो उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, बात रोककर भी बात पहले तो अभी आ रही है आवाज? तो पहले तो इस बात की शुरुआत में एक जापान में ओत्सुकी शहर जहाँ सुनामी आई थी, तो उसके बाद एक लड़की ने एक टेलीफोन बूथ बनाया था अपनी दिवंगत मित्र से बात करने के लिए, और उसके कुछ दिनों बाद ये सुनामी आ गई। तो अब वो शहर लगभग तबाह है, और वो प्रशांत महासागर के किनारे वो एक टूरिस्ट स्पॉट है, और वहाँ पे उस टेलीफोन बूथ का कहीं तार भी जाता है। लोग आते हैं और अपने अपने जो भी जिसको लेकर भी वो गरीब या दिवंगत है उससे वो बात करके चले जाते हैं। हम इस टेलीफोन बूथ को कई गुना, कई हजारों लाखों गुना बढ़ाकर अब हम इसको महसूस कर सकते हैं कि वो इसका स्केल और स्कोप क्या है, जो अभी जिससे हम अभी बाहर नहीं आए हैं, गुजर ही रहे हैं। उसको विंड फोन कहते हैं, और वो हवा में ही बात हो रही है, और यही बात मुझे ये इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इसमें एक प्रासंगिक भी है और एक सूचना तंत्र की बात भी, और वो मेटाफरिकली वो सूचना तंत्र जो है वो हमारा ही लगभग बहुत हद तक उस बिना तार वाले टेलीफोन बूथ की तरह हम सब ने शायद अलग अलग तरह से अलग अलग जगहों पे उसको महसूस किया है। जब कोई महामारी आती है तो वो किसी युद्ध से कम नहीं होती है, और उस समय सूचना तंत्र भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ताकि उसको उस चुनौती से हम ठीक से निपट सकें। युद्ध में ये होता है कि युद्ध के मोर्चे बहुत परिभाषित होते हैं, और आपको पता होता है कि दुश्मन कौन है और किससे लड़ना है और आप कैसे लड़ेंगे, उसकी तैयारियां आपकी होती हैं। महामारियों में ये ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि ऐसी कोई साफ साफ मोर्चे नहीं होते, हर व्यक्ति ही एक मोर्चे में बदल जाता है, और वो तैयार शायद नहीं रहता, समाज भी तैयार नहीं रहता, सरकार भी तैयार नहीं रहती। पर उसके साथ साथ जब ऐसा होता है तो हम क्या कर रहे होते हैं उससे निपटने के लिए, हम उसको किस तरह से देख रहे होते हैं, हम किस तरह से पैराफ्रेज करते हैं, किस तरह से जो लार्जर सोशल गुड है उसका हम कैसे ख्याल रखते हैं, उन सारी बातों को शायद हम सब ने भी देखा है, और उसको हम जानते हैं कि हमारे मीडिया ने, हमारे सूचना तंत्र ने, सरकार भी शामिल है इसमें, प्राइवेट जो मीडिया हाउसेज हैं वो भी शामिल हैं, सोशल मीडिया भी शामिल है, डिजिटल मीडिया भी शामिल है, उन सबकी किस तरह से कैसे भूमिका रही। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ डिजिटल के लोग हैं, तो उन्होंने खुद उसके शायद हिस्सेदार भी हैं और गवाह भी हैं। पर पहले जो है, जो अभी अरविंद जी कह रहे थे कि दुनिया लगभग पूरी तरह से बदल चुकी है। हमारा समाज, हमारी दिनचर्या, हमारे कामकाज, हमारे रिश्ते, हमारी परस्परताएं, मेलजोल, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी सहिष्णुता, हमारे तनाव, सब जो पहले थे उसके अब कुछ और हो चुके हैं। और जब भी हमारे सामने कोई जीवन मरण का प्रश्न आता है तो हम शायद वही करते हैं जो हमारा एक इनर सर्वाइवल किट की तरह हमारे यहाँ होता है। और हमने अपने देश को देखा, सरकारें, समाज, संप्रदाय, स्वास्थ्य सेवाएं,
हमारी अपनी इंसानियत को देखा, नफरतों को देखा, दुराग्रहों को देखा, यकीन को देखा कि ये बार बार हम कैसे इस चुनौती के सामने हमारे निजी, हमारे सामूहिक, हमारे राष्ट्रीय हमारे जो रिस्पॉन्स रहे किस तरह से रहे। चाहे दुनिया के देशों के बीच में भेदभाव हो, देश के भीतर लोगों के बीच में भेदभाव हो, एक तरह की जो और जिनको हम शायद जिम्मेदार और जवाबदेह समझते थे, उनके बहुत ही गैर जिम्मेदार तरीके से उनका रिस्पॉन्स रहा है। और जिस पर जो काम सूचना तंत्र में होना था कि उसको ठीक से रिपोर्ट करना था और उस पर ठीक से सवाल करने थे, वो मुख्य धारा में कहीं बहुत कम लोगों को देखने को मिला। जैसे कि एक ये बात है कि पहली बार इतनी ये महामारी इतनी बड़ी क्यों हुई है कि ये इसने सारी जो भौगोलिक सीमाओं को पार कर लिया और ये एक तरह से पहली ग्लोबलाइज्ड पैंडेमिक है उस तरह से। अब उसके मुताबिक जो है दुनिया भर में करीब 51 लाख लोग मरे हैं और 23.5 करोड़ लोग कोरोना हुआ तो बच के आ गए। भारत में जो मौत का आंकड़ा है कितना होगा? तो जो डेटा है सरकार का वो कहता है कि 4.67 लाख। अब ये महामारी है और हमारा सूचना तंत्र है जो ये कह रहा है कि 4.67 लाख लोग ही मरे। इस पर किसको यकीन है? आप किसको यकीन हो गया इस बात पे कि ये नंबर हो भी सकता है? कितने गुना से ज्यादा हो सकता है? 1, 2, 3, 4, 5 तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये सूचना तंत्र का और का एक सबसे बड़ी नाकामयाबी ये है कि वो इस सच को भी छिपा रही है, दबा रही है, उससे इनकार कर रही है, उसको लेकर डिनायल में है। तो हम जब जो शुरुआत में ही जो गड़बड़ है तो उसके आगे तो आप देखेंगे कि कैसे पूरे कुएं में भी अफीम मिलेगी। वैसे मुझे ये भी समझ में आता है कि अब ये एक नंबर है 4.67, ये नंबर कुछ भी हो सकता है, पर 4.67 लोग कितने होते हैं? मतलब कितने फुटबॉल ग्राउंड भर सकते हैं ऐसे लोग आएंगे सामने? तो हम जब कोई बहुत एक बड़ा सा नंबर आता है तो हम शायद इसको किसी रियलिस्टिक तरीके से देख नहीं पाते। कोरोना के ज़्यादातर जो बड़े तकलीफें हम सबकी उसके बहुत व्यक्तिगत हमने जो अपने आसपास देखा वही हमारी समझ बनाता है। और उसका जब हम स्केल देखते हैं, उसका पूरा एक्सपांशन देखते हैं तो शायद समझ में आता है कि ये कितने बड़े लेवल की प्रॉब्लम थी, कितने बड़े लेवल का जो है वो सॉल्यूशन फेलियर्स थे, जिनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना था वो उनका भी बहुत बड़ा फेलियर था। तो मैंने इसमें एक जो सूचना तंत्र के जो अलग अलग हिस्से हैं उनको अलग उनके बारे में बात करने की कोशिश की। जैसे कि सरकारी सूचना तंत्र है जिसका काम था कि नंबर कम से कम ठीक से बताते, पारदर्शिता होती, विश्वसनीयता होती, भरोसे में लेते लोग, तो कहीं कोई ऐसी कोशिश भी नहीं दिखलाई दी। यूं कि किसी ने इस बात को लेकर उनके यहाँ उस तंत्र में किसी ने सवाल नहीं उठाया। किसी और बात पे जो स्ट्रक्चरल कमीशन थे उसके चीफ ने उसने तो इस्तीफा दे दिया जरूर, लेकिन उनके डेटा से छेड़छाड़ की जाती है। पर हमारे सूचना तंत्र के किसी भी व्यक्ति ने कोई इसको लेकर कोई ना इत्तेफाकी दर्ज नहीं की, ना ही किसी ने उस बात को विषय बनाया। ये हमारा सूचना तंत्र है सरकार का, और सरकार का ये काम होता है कि वो हम सबको हम सब लोकतंत्र पे अपनी मोहब्बत से सरकार बनाते हैं। मोहब्बत ये होती है कि मोहब्बत तीन चीज़ होती है कि एक होता है कि वो हम अटेंशन देते हैं, हम इंश्योरेंस देते हैं और हम एक तरह के एक्सक्लूसिविटी देते हैं। सरकार ये सब तीनों चीज़ को ठीक से नहीं कर पाई देशवासियों के लिए। उसने उस समय जो लोग घर लौट रहे थे, जो लॉकडाउन उन्होंने एकदम तरीके से लगाया, उसके बाद जो लोग घर लौट रहे थे उनके
रुकने खाने का कोई इंतजाम नहीं किया। फिर वो घर लौट रहे थे, उनकी उनकी जहाँ जहाँ जिसको जैसा सामने आया उसमें वहाँ उनकी पिटाई की गई। और वो एक अलग से जो एक महामारी के अलावा एक दूसरे किस्म के प्रॉब्लम्स बढ़ाते चले गए उस चक्कर में। इसी बीच जो है वो आलतू फालतू मतलब 18 दिन में जीत लेंगे हाँ थाली बजाओ, हाँ थाली बजाओ और इससे कोरोना भाग जाएगा। मतलब रेलगाड़ियां बहुत झिकझिक करने के बाद जब चलाई गई तो पता नहीं किसी और स्टेशन पे पहुंच गई। मतलब ये जो एक तरह का जो एक बहुत ही सरियल जैसा एक नाइटमेयर एक पूरा चलता रहा कंटिन्यूसली उसमें। और ये हमारी सरकार जो कर रही थी वो तो कर रही थी, सूचना तंत्र भी जो है इसमें एक तरह से शरीक था और वो उसमें चुप रहा, उसमें पर्दे डालता रहा और उसने बहुत कोशिश की बताने की कि इस फलाने नुस्खे से और फलाने आयुर्वेद से इसका इलाज हो सकता है। वो एक अच्छी चीज हो सकती थी पर उसकी कोई विश्वसनीयता, उसकी कोई कसौटी के बिना कसे हुए ये सारी बातें अवैज्ञानिक तरीके से लोगों को बताई जा रही थी जो कि गलत थी। और साथ ही ये पीएम केयर जैसे चीज शुरू की गई जो न तो पारदर्शी थी और सूचना का अधिकार से बाहर थी। तो उसको लेकर भी मतलब ये सब कुछ इस दौरान होगा जब कोरोना ऑलरेडी चल रहा है। तो और इसके अलावा जो दो तीन आंदोलन जो साथ चल ही रहे थे, जो शाहीन बाग में हो रहा था और बाद में किसान आंदोलन जो हुआ, मेरे ख्याल से तो लोगों का घर जाना और अक्सर लोगों घर से वापस ना आना वो भी एक तरह का आंदोलन था। वो भले एक उसको लेकर क्या बोलते हैं भले उस तरह से आंदोलन एक फॉर्मल उस तरह से आकार नहीं ले रहा था, पर वो भी एक तरह की बड़ी चीज थी जो इसके दौरान इसके बाद जो होता है निजी मीडिया हाउस जब आप आते हैं तो उसमें दो अलग अलग किस्में हैं कि अखबारों ने कैसे काम किया और टीवी चैनलों ने क्या किया। अखबार लगभग बंटने बंद हो गए, उनके यहाँ विज्ञापन आने बंद हो गए। ये किसी भी प्रिंट के आदमी संपादक के लिए बहुत तकलीफ वाली बात होती है कि वो पीडीएफ में अपना अखबार जो है व्हाट्सएप पे भेजे। पर उन बेचारों ने ये ऐसा सोचा और ऐसा भेजा कि मतलब वो अपने कलेजे में पत्थर रखे भेजा हुआ, अगर कोई मतलब उसको ऐसा सोचे कि मैं छपे हुए अखबार और उसकी स्याही को जानता हूँ तो उसके लिए हुआ। अखबार फिर भी कई अखबारों ने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की, अंग्रेजी के भी और कुछ हिंदी के भी, और जिसका उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ा और उसको उनके सरकार ने ऐसी कार्रवाई की जिसको बदला ले गई। तो एक पूरा इकोसिस्टम ये था जहाँ पे सब कुछ सच को दबाया जा रहा था, झूठ बोला जा रहा था, पूरा दुष्प्रचार चल रहा था और कहीं कोई कोशिश कर रहा था तो उसको सजा दी जा रही। ये हमारे देश का जो रिस्पॉन्स था। टीवी इससे बिल्कुल अलग था। प्राइम टाइम जो था वो अपने पूरे रस पे था। उनके तो बिल्कुल वैसे थे जो सरकार के थे। उनको जैसा कि लगभग ये साफ साफ पता चली गया कि ट्विटर पे जो मैसेज देने होते हैं या उनके जो प्राइम टाइम टॉकिंग पॉइंट्स होते हैं वो लगभग पहले से तय होते हैं और कहीं और से आते हैं। ये उनका न्यूज रूम तो शायद तय नहीं कर रहा होता, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि सब में एक तरह की एकरूपता भी दिखलाई दे और लगभग कॉपी पेस्ट की तरह जब वो लगते हैं। वहाँ पे कोई सड़क पे होता कि रिपोर्टिंग बहुत कम हुई, न सरकार से सवाल हुए, न उनके भ्रामक प्रचारों पे कोई वहाँ पर रुके। सरकार के 2 मंत्री एक नीम हकीम की संदिग्ध दवा को सार्वजनिक तौर पर प्रमोट करते पाए गए और लोग बीमार पड़ रहे थे, लोग मर रहे थे और ये सब नाटक साथ में चल रहा था। मतलब इसका जो पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक है इसको समझिए, लोग हैं मरे जा रहे हैं, सब कुछ ये क्लासेस सब कुछ चल रहा है, विभीषिका चल रही है और उस सबके बीच में ये नाटक हो रहे हैं साथ में। और इस नाटक में मैं और जो भी हम सब लोग मीडिया के लोग हैं जिन्होंने पहले बाद में कभी काम किया है, तो हम कभी वो हमारे लिए भी एक निजी और सामूहिक अफसोस की बात है। एक बार ऐसा हुआ कि जब बहुत सारी लाशें बिछ गई
पूरी दुनिया में हल्ला हो पड़ा, तो तब भी जो था वो एक सारे प्राइम टाइम में इकट्ठा होकर किसी सिस्टम के बारे में कह रहा है कि सिस्टम खराब है, बाकी तो देश तो ठीक चल रहा है, सिस्टम खराब। ये हमारा ये सबसे ज्यादा कंसेशन जो दिया हमने अभी सरकार। फिर ये पर वो मीडिया ऐसा क्यों कर रहा था, सवाल ये है जो सूचना तंत्र है ऐसा क्यों कर रहा था, क्योंकि उसकी दो तरह की मजबूरी थी कि एक तो उसको अपने उसके अपने बहुत सारे बाकी इंटरेस्ट थे और जहाँ पे उसको छापे नहीं डलवाने थे, दूसरे ये थे कि उसको जो पैसा आ रहा था वो सिर्फ कॉर्पोरेट विज्ञापन लगभग खत्म हो गए थे इस पूरे दौरान, तो सिर्फ सरकार का विज्ञापन को मिल रहा था। और तीसरा ये था कि जो एक धौंस तो है सरकार की कि हम ये चाहते हैं ये हो, तो वो साफ साफ होता दिखलाई दे रहा था। तो ऐसे में और इन सारे चीज़ों के दौरान वो कोविड का मामला हो, शाहीन बाग हो, दंगों का वक्त हो, किसान आंदोलन हो, इन सब की भूमिका नसज की तरफ थी। और जो पत्रकारिता की जो बुनियादी चीज़ होती है कि आप एक सवाल करने का साहस कर सकें, वो साहस और वो सवाल दोनों ही अपनी जगह से अनुपस्थित। फिर एक चीज़ ये हुई, जो डिजिटल फॉर्मेट में जो लोग काम करते हैं, चाहे अखबारों के लोग हों या जो मेन स्ट्रीम डिजिटल के लोग भी हैं, उनकी रीच सडनली बढ़ी, क्योंकि अखबार लोग घरों में पहुंचना बंद हो गया और लोगों को जानकारी की बहुत ज़्यादा भूख थी। और उसके लिए वो जो काम कर रहे थे उस समय उनके रीच और उनकी पेनिट्रेशन, उनके नंबर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़े और उसमें उसका वॉल्यूम बढ़ा। पर फिर भी मुख्यधारा की पत्रकारिता में मुझे ऐसा बहुत कम देखने को मिला कि जहाँ वो एक अपनी ऑटोनॉमस या इंडिपेंडेंस के साथ अपने कवरेज दिखला रहे थे। फिर सबसे ज़्यादा जो इन तीनों चीज़ों के अलावा तीन चार चीज़ों के अलावा सरकारी तंत्र, टीवी, अखबार और डिजिटल, जो एलिफेंट इन द रूम था वो सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का हाल ये कि इस समय मार्क ज़करबर्ग को ये सवाल पूछे जा रहे हैं और उसको जवाब देना पड़ेगा और पढ़ रहा है उसके लोगों को कि आपने क्या कोरोना के दौरान अमेरिका में और बाकी जगहों पे दुष्प्रचार को जानते बूझते रोका नहीं। और ये इसका भी एक वॉल्यूम फेसबुक के करीब करीब ऑफिशियली 35 करोड़ यूजर्स हैं हिंदुस्तान में, 53 करोड़ लोग जो हैं व्हाट्सएप के हैं। ये मिला ये मतलब मार्क ज़करबर्ग इन लोगों पर बैठा हुआ है जो फेसबुक का जो सोशल मीडिया में जो लोगों का एक डेली जो इस डे का जो टाइम स्पेंड है वो 2.5 घंटे है रोज का एवरेज। अब ये 2.5 घंटे को जब हम साल भर के हिसाब से देखते हैं तो ये 77 दिन होता है। 365 में से 77 दिन 24 घंटे ये यूजर्स सोशल मीडिया से चिपके हुए। तो अब इसके आगे न तो कोई प्राइम टाइम है, न कोई सरकार है, न कोई कुछ नहीं है इनके आगे। जो अटेंशन जो मिला हुआ है, और ये अटेंशन उसको ये लोग यहाँ पे कहते हैं कि इस पूरे न्यू मीडिया फॉर्मेट में कि अटेंशन इज द बिगेस्ट करेंसी। अटेंशन जो है वो ज़करबर्ग साहब के पास है और ज़करबर्ग साहब जो कुछ करते रहे हैं, ये तो अमेरिका में भी कल खुलनी शुरू हुई है, यहाँ भी हो सकता है कि खुलेगी, पता ना खुले, पर उनका अब जो ये वो भी अपने चरम से शायद वो वैसे नहीं रहेंगे जैसे कि उनको समझा जा रहा है। उन्होंने उनकी जो पूरी भूमिका रही है अमेरिका चुनाव में कोरोना के दौरान, बाकी देशों में अभी उनके बारे में एक एक्सपोजर ये आया था कि वो 11 से 13 साल की ब्रिटिश लड़कियों को बॉडी शेम करते हैं। तो और ये उनके एक विसल ब्लोअर ने कहा है, क्योंकि आपके यहाँ रिकॉर्ड था तो पता था कैसा हो रहा है, पर आपने रोका नहीं इस चीज़ को। अभी तक वो इस बात से गूगल और फेसबुक दोनों हाथ झाड़ लेते हैं कि हम तो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, हमें क्या मतलब ये सब वहाँ के लोग क्या बोल रहे हैं, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और ये सब है। पर ये क्लियरली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मतलब ये नहीं होता कि आप जानबूझ के जो लोगों को नुकसान पहुँचा रहा है उसको आप रोकेंगे नहीं।
ये दूसरी बात है, जो महामारी के दौरान हम सब ने व्हाट्सएप में और फेसबुक के आसपास तबलीगी जमात वाला जो मामला हुआ था वो, और उसके बाद चुनाव भी हो रहे हैं, आपको तबलीग से दिक्कत थी, कोई चुनाव से दिक्कत नहीं थी, आपके पास फिर कोई कोई झूठा सच्चा कुंभ हुआ था, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं थी कि वहाँ पे सारे साधन, उसमें कोई महामंडल शिक्षा कट भी लिए, पर उससे आपको दिक्कत थी। तो वो हमने वो सब भी बाहर आ गया, जो सारा हमारे अंदर जो कैन ऑफ वर्म्स था वो अंदर से बाहर आता हुआ। मुझे उन सबसे जो आश्वस्ति और उम्मीद जो मुझे मिलती है वो लोग हैं जो नौजवान लोग हैं जो कि मोबाइल लेके चले गए और उन्होंने जगह जगह जाके रिपोर्टिंग की, जो लोग घर लौट रहे थे उनसे बात की, अस्पतालों में गए, शमशान घाटों में गए, शाहीन बाग के दौरान भी। और तो वो मुझे लगता है कि जो मीडिया इंडस्ट्री और ये जो तीनों चारों सूचना तंत्र के जो बड़े हिस्से हैं, इनसे पत्रकारिता तो नहीं हो रही। पत्रकारिता का जो अब जगह है वो इतनी छोटी और ऐसी गुंजाइश है जहाँ पे ये जो नए लोग हैं या कुछ पुराने लोग भी हैं जो मतलब बरखा रोड पे चली गई, अजीत अंजुम रोड पे चली गई, मेरे ख्याल से वो एक तरह का रिक्लेमेशन है जर्नलिज्म का, उस स्टूडियो में बैठ के बकवास किए जाने का एक मजमा लगाने के फॉर्मेट से, और वो मेरे ख्याल से एक हासिल है इन 2 सालों में, जिनको हमको शायद ध्यान से देखना भी चाहिए और उनको प्रोत्साहित भी करना चाहिए। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि आप हमारी खबरें पढ़ते हैं, हमारे लिए कॉफ़ी खरीद दीजिए, हमको डोनेट कर दीजिए, और उससे भी चल रहे हैं। तो एक बात ये भी है कि क्योंकि हम शायद पिछले 92 के बाद जब से मार्केट पूरा खुला है, तो हम एक मुफ्त के समाचारों के एकदम आदी हो चुके हैं, हमको कोई भी धन की चीज़ के लिए पैसे देने में बहुत दिक्कत होती है। पर ये भी बदल रहा है कि गार्डियन और न्यूयॉर्क टाइम्स और बाकी जो बड़े अखबार हैं अमेरिका के, वो सब ज़्यादा पैसा सब्सक्रिप्शन से कमाते हैं बजाय विज्ञापनों। और ये एक अच्छी चीज़ है जब आप क्योंकि जब कंटेंट पे प्रीमियम होगा तो फिर जर्नलिज्म पे भी प्रीमियम होगा, जर्नलिस्ट पे भी प्रीमियम, हम सब पे प्रीमियम होगा। फिर अभी हर जगह मतलब मैं तो कई जगहों पे गया और मेरी काफ़ी सारी जो है वो लड़ाइयाँ चलती रहेंगी मार्केटिंग और ब्रांड के लोगों के साथ में, पर वो हमेशा वो ये मान के चलते थे कि अरे हम पैसे तो हम लेके आ रहे हैं तुम्हारे इस पूरे बिजनेस में, और तुम एक जो कि सुनील कहा कि तो खबरें एक फिलर आइटम होती है, बाकी बात विज्ञापन के लिए छापते हैं। इसमें एक और चीज़ ये हुई कि भारत के 10 लाख जो नौकरी पेशा पत्रकार थे, उसमें से 2.5 लाख लोगों की नौकरियां रह गई, जिसके बारे में हमने और समाज में और बाकी सब लोगों ने बात करनी चाहिए। एक और चीज ये होगी कि ये जो सूचना तंत्र है ये अपने आप में एक आइलैंड तो नहीं है, ये एक लार्जर ब्रेनवेयर और डैशबोर्ड का हिस्सा है। जैसे कि सरकारें हैं या बिजनेस हाउसेस हैं या वहाँ उन देशों की पॉलिटिक्स है, और उस पॉलिटिक्स के हिसाब से वो अपने आप को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। जैसे कि बहुत बहुसंख्य होने के बाद भी हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में हैं, बहुसंख्य होने के बाद भी पाकिस्तान में मुसलमान खतरे में हैं, बहुसंख्य होने के बाद भी इजराइल में यहूदी खतरे में हैं, पोलैंड में क्रिश्चियन खतरे में हैं, अमेरिका में जो ब्लैक्स हैं वो मुझे अभी मालूम पड़ा कि वो उनकी संख्या परसेंटेज वाइज यहाँ के मुसलमानों से भी कम, तभी वाइट्स खतरे में है। तो ये जो पूरा एक बड़ा, और जहाँ जहाँ पर भी दक्षिणपंथी सरकारें हैं, चाहे ब्राजील में है या हमारे यहाँ है या अमेरिका में जैसे डोनाल्ड ट्रंप थे या इंग्लैंड में ब्रेक्सिट के टाइम पे भी, तो ये पूरा वो उनकी पूरी हैंडलिंग हमेशा हर जगह ऐसी हुई कि एक बहुत तेजी से एक नैरेटिव बिल्डअप करते हैं और उस पर वो टिकते तो नहीं है, पर उसके कारण जो है वो बहुत सारा नुकसान पहुंचाते हैं। और ये जो पूरा जो नैरेटिव है ये बुनियादी जर्नलिस्टिक वैल्यूज से भी मैच नहीं करता, क्योंकि वो उसमें न तो फैक्ट होते हैं, न उनका कोई वेरिफिकेशन होता है,
तो ज़्यादातर चीज़ें जो हैं ऐसी उड़ाते हैं और उसको फिर वो फिर चलने लगती हैं और उसमें कुछ राइट विंग पॉलिटिक्स, राइट विंग मीडिया, उसमें जकरबर्ग जैसे सोशल मीडिया के लोग वो उसको एकदम तुरंत तुरंत एम्पलीफाई कर देते हैं और वो एक तरह का सैबोटेज है डेमोक्रेसी का। और इसलिए इसको ज़्यादा गंभीरता से देखने की जरूरत है कि सूचना जो पूरा तंत्र है तो चाहे वो खुद एक अपने आप में महामारी लगता है मुझे कि, और इसका तो इलाज है कि कोरोना का इलाज में ढूंढ लिया, तो इसको हम कैसे निपटे कैसे, और उस निपटने का जो रास्ता है वो जैसे कि कोरोना तो एक ऐसा बहुत ही तसल्ली बख्श एक फैक्ट हम सबकी जिंदगी में है कि इसके बाद हम सबको धर्म और ज्योतिषियों दोनों को कटघरे में खड़ा कर देना चाहिए था, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मतलब कि सूचना तंत्र के ही बहुत सारी जगह यहाँ पे अभी भी ज्योतिष छपता है, ईश्वर तो बिल्कुल हर किसी की आस्था जो है मरी जा रही है हाथ होने के लिए, तो वो वो अपनी जगह है। ऐसा भी नहीं हुआ कि कोरोना के कारण हम विज्ञान की तरफ जो है हमारी आस्था, हमारे सवाल, हमारे फोकस बढ़ा हो, ऐसा भी नहीं दिखलाई पड़ता है। ये दोनों बात है। एक और बात ये है कि मेरे ख्याल से इंटरनेट के आने के बाद से एक हम सब एक तरह के ओवरलोड के शिकार, तो उसमें इंफॉर्मेशन के, तो उसमें कोई छटाई करने का उसका कोई प्रोसेस नहीं, कोई क्यूरेट करने में, छटाई करने में, उसको जो हो रहा है उसमें महत्वपूर्ण क्या है ये बता पाने के लिए, उसको पैराफ्रेज कर पाने के लिए कि ये इसका आपके लिए ये मतलब निकलता है, इस तरह से चीज़ें होती है। तो वो एक बड़ी चुनौती भी है और इसमें का संकट भी है कि ओवरलोड इतना अधिक है, जैसे मैंने कहा 2.5 घंटे अगर लोग लगे हुए हैं फेसबुक पे ही या व्हाट्सएप और फेसबुक मिला के, तो वो उसकी ज़िंदगी में आप बाकी किसी सूचना तंत्र की क्या जरूरत रह गई उसको। मेरी एक बॉस थी बीबीसी में, निकी क्लार्क, तो उनका एक मुझे बहुत अच्छा लगा वो वाक्य उन्होंने कहा कि जर्नलिज्म के लिए उन्होंने कहा कि ये हमेशा सोचना कि कोई भी जब काम करते हो कि वो हीट कितनी जनरेट कर रहा है और लाइट कितनी। तो अगर आप देखेंगे इस सूत्र तो हीट कितनी अधिक है, नॉइज कितनी अधिक है, शिल कितना अधिक है, लाइट कहाँ है। और ये इसके बाद जो है मैं इस बात को खत्म करूंगा श्रीकांत वर्मा की कविता है तीसरा रास्ता, मुझे लगता है आगे क्या हो सकता है, तो वो मुझे ये कविता बहुत बार बार याद आती है, मैं पढ़ते सुना रहा हूँ। मगध में शोर है कि मगध में शासक नहीं रहे, जो थे वे मदिरा, प्रमाद और आलस के कारण इस लायक नहीं रहे कि उन्हें हम मगध के शासक कह सके। लगभग यही शोर है अवंती में, यही कौशल में, यही विदर्भ में कि शासक नहीं रहे, जो थे उन्हें मदिरा, प्रमाद और आलस्य ने इस लायक नहीं रखा कि उन्हें हम अपना शासक कह सकें। तब हम क्या करें? शासक नहीं होंगे तो कानून नहीं होगा, कानून नहीं होगा तो व्यवस्था नहीं होगी, व्यवस्था नहीं होगी तो धर्म नहीं होगा, धर्म नहीं होगा तो समाज नहीं होगा, समाज नहीं होगा तो व्यक्ति नहीं होगा, व्यक्ति नहीं होगा तो हम नहीं होंगे। हम क्या करें? हम कानून को तोड़ दें, धर्म को छोड़ दें, व्यवस्था को भंग करें। मित्रों, दो ही रास्ते हैं, जो नीति पर चलें, नीति पर बहस बनाए रखें, जो आचरण करें, सदाचार की चर्चा चलाए रखें, असत्य कहें, असत्य करें, असत्य जिएं, सत्य के लिए मर मिटने की आन नहीं छोड़ें। अंत में प्राण जो सभी छोड़ते हैं, व्यर्थ के लिए हम प्राण नहीं छोड़ें। मित्रों, तीसरा रास्ता भी है, मगर वह मगध, अवंती, कौशल या विदर्भ होकर नहीं जाता। तो आगे का रास्ता मेरे ख्याल से हम जहाँ जो बैठे हैं, हम जो बात कर रहे हैं, वो रास्ता यहीं से निकलने वाला है। कल रात को एक ट्विटर पे मुस्लिम स्पेसेस करके तो वहाँ पे मैं बात कर रहा था, तो मैं वहाँ भी यही कह रहा था कि इस बड़े नैरेटिव से लड़ने का तरीका तो सिर्फ ये है कि हर कोई आके जुट के अपना अपने अपने मोर्चे पर डेली ग्राइंड की तरह कमिट करे और उस पर कहीं ना कहीं रास्ता निकाले। मेरे ख्याल से गांधी की वो जो बात है कि
हमको कतार के जो आखिरी हैं उनकी फिक्र रहे। हम भले सर्विस और बहुसंख्य और लोकतंत्र को हम देखें कि सिर्फ बहुसंख्य का मैंडेट है, हाँ, पर हमें कतार के आखिरी की फिक्र भी रहे और उसके साथ साथ रोशनी की तरफ हम हमेशा कहें, हीट की तरफ ज़्यादा न जाए। बहुत शुक्रिया।